हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। जो भी आपकी वीडियो होगी ये बिल्कुल एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू होगी और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें कराई जाएंगी। नोट्स भी आपको मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, चलिए तो पहले हम ये समझते हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो किसको बोला जाता है। तो देखिए, अगर हम RH व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमने प्लांट किंगडम में शुरुआत की थी थैलोफाइटा से। कहाँ से शुरुआत की थी? थैलोफाइटा से, जिसमें एल्गी आती थी। ठीक है, उसके बाद देन हम आए थे ब्रायोफाइट्स पर। ब्रायोफाइट्स के बाद हम लोग आए थे टेरिडोफाइट्स पर। अगर आपको RH व्हिटेकर का प्लांट किंगडम का बिल्कुल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद आए थे स्पर्मेटोफाइट्स, और स्पर्मेटोफाइट्स को ही हायर प्लांट्स बोलते हैं, जिसमें कि जिम्नोस्पर्म्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स जिनके ओव्यूल्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ओव्यूल जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनमें ओवरी होती है और जो ओवरी है उससे बनता है फ्लावर। तो कहने का मतलब कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, अगर हम किसी भी प्लांट की या किसी भी ट्री की बात करें तो उसमें दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स में आ जाते हैं आपके रूट, शूट मतलब स्टेम, और लीव्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में किसको कंसीडर किया जाता है? फ्लावर को। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत जब करेंगे तो हम फ्लावर से करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो वेजिटेटिव पार्ट से अगर कोई भी रिप्रोडक्शन होता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आता, वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। जैसे लीव से ब्रायोफिलम में होता है। ठीक है, रूट से होना, स्टेम से होना, तो इनमें से किसी भी पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसीडर किया जाएगा, और अगर फ्लावर से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसीडर किया जाएगा। ओके, चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर में शुरुआत होती है यहाँ से। ये है आपके पास स्टॉक, और इस स्टॉक के ऊपर एक स्वेलन बेसल पार्ट होता है, इसको बोला जाता है थैलेमस। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि एप्पल है, एप्पल में हम क्या खाते हैं? थैलेमस खाते हैं, एप्पल का जो फ्लैशी पार्ट है। तो हम लोग समय समय के साथ सब कुछ इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे। उसके बाद ये मैंने पिस्टल ड्रॉ कर दिया, ये सेंटर में होता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा साथ के साथ ड्रॉ का आइडिया भी दे देती हूँ कि किस तरह से चीज़ें ड्रॉ की जाती हैं। मतलब आप जल्दी डायग्राम के साथ अगर आपको पढ़ना है तो आप जल्दी से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ हो गया, बिल्कुल बेटर। तो ये आपका थैलेमस है, ये पैडी सेल है, ये आपका सेपल है, ग्रीन कलर के होते हैं जो जनरली। उसके बाद आपको पेटल्स मिलेंगे, उसके बाद आपको स्टेमन मिलेगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और उसके बाद आपको पिस्टिल मिलेगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, किसी भी फ्लावर में जितने भी सेपल्स होते हैं उन सबको मिला के हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। किसी भी फ्लावर में जितने भी पेटल्स होते हैं उन सब की ग्रुपिंग को हम लोग कोरोला बोलते हैं। और किसी भी फ्लावर में जितने भी स्टेमन्स होते हैं उन स्टेमन्स को मिला के हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं। तो वॉल ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोशियम। इसी तरह से जितने भी पिस्टल्स होते हैं उन सभी पिस्टल्स को मिला के हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं स्टेमन की बात करूं तो स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टेमन में जनरली आपको ये दो पार्ट मिलेंगे। एक तो ये है लॉन्ग फ्लेक्सिबल फिलामेंट, और आपको में मिलेगा एंथर।
एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है, ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अब आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि एंथर और फिलामेंट के बीच में एक टिश्यू होता है जो कि इनको कनेक्ट करके रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इसी तरह से सेम अगर हम चलें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये देखिए, ये है रिसेप्टिकल फॉर पॉलन ग्रेन। ये बहुत फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। आप ऐसे याद रख सकते हो, जो बहुत स्टाइल मारती है, ठीक है। और स्वेलन बेसल पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। तो ये यहाँ से शुरुआत करते हैं, स्टिग्मा, यहीं पर आके पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। ये स्टाइल है, स्टाइल बहुत फ्लेक्सिबल होती है तो डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है। बेस में आपको जो दिख रही है ये स्वेलन बेसल पार्ट जो आपको दिख रहा है ये ओवरी है। ओवरी के अंदर एक ओव्यूल हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओवरी के अंदर जो खाली जगह है मतलब कंपार्टमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं लोक्यूल। ये ओवरी की वॉल है, ठीक है। तो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है गाइनोशियम पिस्टल को, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके, अब ये जो ओव्यूल जिस टिश्यू से ओवरी से कनेक्ट होता है उस टिश्यू को बोला जाता है प्लेसेंटा। क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू ही सारे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र होता है, जो भी लेन देन चलता है वो इसी के थ्रू होता है। ओके, चलिए अब ज़रा हम नोट्स पर आ जाते हैं। तो हमने ये सारी बातें समझ ली हैं, स्ट्रक्चर्स वगैरह बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब वेट अ मिनट, सो लेट्स स्टार्ट डीपली स्टडिंग एंथर मतलब स्टेमन। तो स्टेमन का जो मैंने बताया कि मेन पार्ट तो देखिए एंथर ही है, फिलामेंट हमने समझ ही लिया है, और कनेक्टिव टिश्यू दोनों को कनेक्ट करने के लिए है। एंथर की बात करें तो एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड डाइथीकस स्ट्रक्चर है। इनका मतलब क्या है तो वो देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको एंथर बताया, एंथर में क्या रहता है कि इस तरह से 2 लोब होते हैं, ठीक है। एक लोब के अंदर 2 थीकस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, मतलब 2 लोब हैं, 2 हिस्से हैं। डाइथीकस है, डाइथीकस का मतलब होता है कि ईच लोब हैज़ 2 थीका। और जैसे ही अगर आप इसका सेक्शन व्यू करोगे, मतलब ऐसे ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब अलोंग द रेडियस, तो आपको इस तरह से ये देखिए, इस तरह से सेक्शन दिखेगा। और एक लोब के अंदर 2 पाउच जैसे स्ट्रक्चर होंगे जिनको बोला जाता है माइक्रो स्पोरेंजिया। एक को माइक्रोस्पोरेंजियम, एक से ज़्यादा माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी तरह से दूसरे लोब में भी 2 होते हैं, तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होगा? 4। इसीलिए इसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट का मतलब होता है हैज़ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक और टर्म यूज़ किया जाता है टेट्रागोनल। शेप कैसी है? शेप है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल मतलब 4 साइडेड। ये देखिए मैंने बनाई ना 4 साइड, ये देखिए 4 साइड बन गया, कुछ कुछ ट्रेपेजियम जैसा, तो ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अगर इसकी माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल को अगर आप डीपली देखो, स्टडी करो, तो क्या दिखेगा आपको? आपको दिखेंगी 4 लेयर। एक सबसे बाहर वाली लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मेनली प्रोटेक्टिव ही है, इसका काम प्रोटेक्शन का है। उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपको एक और लेयर मिलेगी, इनर लेयर, जिसका नाम होता है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम भी प्रोटेक्टिव ही होती है, लेकिन ये डेहिसेंस में भी मदद करती है। उसके बाद आपको 1 से 3 लेयर्ड मिलती हैं मिडिल लेयर। मतलब मिडिल लेयर जो होती है उसमें 1 सेल से 3 सेल तक की थिक लेयर मिलती है, सेम प्रोटेक्शन का काम है। उसके बाद हम आएंगे तो हमें इनर मोस्ट लेयर मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं टेपिटम। टेपिटम की अगर बात की जाए तो इसमें हम क्लोरोप्लास्ट देखिए इस तरह से दिखाते हैं, न्यूक्लियस दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि टेपिटम का क्या रहता है कि टेपिटम वो लेयर होती है जो कि डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है? न्यूट्रिशन। तो कहने का मतलब ये है कि टेपिटल सेल्स जो होते हैं वो नर्सिंग सेल्स होते हैं, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं अंदर जो पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं उनको। ओके,
और जनरली ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मल्टी या बाई न्यूक्लिएटेड। फूड रिजर्व इसमें अबंडेंट होता है, बहुत सारा फूड रिजर्व मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब टेपिटम बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर हो जाती है। जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपको स्पोरोजीनस टिश्यूज़ मिलेंगे। कौन से टिश्यू? स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, इसीलिए हम उन्हें ग्रुप ऑफ होमोजीनस सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ होमोजीनस सेल्स मीन्स स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है, प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। और यही सेल्स आगे जाके डिफ्रेंशिएट होते हैं एमएमसी में। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इनको ही हम पीएमसी बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल, ठीक है, जिसमें मियोसिस होगा, मियोटिक फर्स्ट डिवीजन होता है। तो एक एमएमसी जो है वो 2 माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं इस तरह से, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर डायड, ठीक है। फिर मियोसिस सेकंड होता है। जब मियोसिस सेकंड होता है तो इसी तरह से 2 से बन जाते हैं 4 सेल, और वो चारों सेल एक दूसरे से क्या रहते हैं, इस तरह से कनेक्ट, ठीक है, चिपके हुए रहते हैं। इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। जब एंथर बिल्कुल अच्छे से मैच्योर हो जाता है, डेवलप हो जाते हैं सारे माइक्रोस्पोर्स, तो एक समय बाद इसमें डिहाइड्रेशन होने लग जाता है। और जब ये डिहाइड्रेशन होने लग जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, डिसोसिएशन। ये सारे जितने भी माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग अलग डेवलप होने लग जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो। और आगे जाके फर्दर इनमें होता है एसिमेट्रिकल माइटोसिस, जिसकी वजह से एक जो माइक्रोस्पोर होता है उसके अंदर 2 सेल्स बनते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल, कुछ इस तरह से। बड़ा वाला जो आपको दिखता है वो वेजिटेटिव सेल होता है, जो छोटा वाला दिखता है वो जनरेटिव सेल होता है, ओके। फर्दर अगर हम जनरेटिव सेल में आगे बढ़ें तो देखिए, ये जो वेजिटेटिव सेल है ये आगे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए इसे ट्यूब सेल भी बोलते हैं। लेकिन जनरेटिव सेल आगे जाके गैमीट्स फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? गैमीट्स। तो 2 मेल गैमीट बनाएगा। कितने? 2 मेल गैमीट। तो इसीलिए हम इसे जनरेटिव, क्यों ये 2 मेल गैमीट जनरेट करता है इसीलिए जनरेटिव सेल बोल रहे हैं, ठीक है। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल की कैरेक्टर्स समझने के लिए अगर आपको इनके कैरेक्टर्स पता हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनकी अलग से वीडियो बनानी है या नहीं, ठीक है। और मैं डायग्रामेटिकली ही सब कुछ समझाऊंगी जिससे कि ये आपके लिए सिंपल हो, क्योंकि जितना आप डायग्रामेटिकली और समय इस शॉर्ट तरीके से करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए समझ पाना आसान होगा। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो मुझे बताइए, स्पीड कम लगती है तो भी मुझे बताइए, क्योंकि जब तक आप मेरे को बताएंगे नहीं मुझे नहीं समझ आएगा कि आप के लिए क्या चीज़ बेटर है, ठीक है। मतलब स्पीड वगैरह, वैसे कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये मेरी तरफ से गारंटी है। वो बिल्कुल शॉर्ट टू शॉर्ट चलता चला जाएगा। लेकिन फर्दर आपको नोट्स चाहिए, मेरे साथ आप प्रिपेयर कीजिए सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो चीज़ें आप लिखिए। नोट्स बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, अब किस तरह से वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे तो वो देखते हैं, ओके। सो देखिए, ये रहा आपका पहले हम ड्रॉ करते हैं वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल से पहले एक मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मैच्योर पॉलन ग्रेन की अगर बात की जाए, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ पीजी, क्योंकि देखो मैं सारी चीज़ें ही शॉर्ट में इसलिए लिख रही हूँ जिससे कि आपके लिए, क्योंकि देखो थ्योरी तो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, आपको हर जगह मिल जाएगी थ्योरी तो, लेकिन बात यही है कि हमें शॉर्ट में चाहिए और टू द डायग्राम चाहिए, ओके। तो देखिए, तो हमारे पास मैच्योर पॉलन ग्रेन में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया एक वेजिटेटिव सेल होगा
और एक जनरेटिव सेल होगा। इन दोनों के अपने अपने न्यूक्लियस होते हैं। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस इर्रेगुलर होता है। ओके, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को बता दें। और मैच्योर पॉलन ग्रेन डबल लेयर्ड होता है, 2 लेयर होती हैं इसमें, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर का नाम होता है एक्साइन और इनर लेयर का नाम होता है इंटाइन। आउटर लेयर में एक बहुत ही रेजिस्टिंग सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पोरोपोलेनिन। इसी तरह से अभी जो माइक्रोस्पोरेंशियल वॉल साइन थी उसमें टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप एकेडमिक कर रहे हैं तो उसका सेक्शन व्यू बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि वो पूछा जाता है। ओके, एनसीईआरटी वाला डायग्राम और सेक्शन व्यू। चलिए, तो इंटाइन की अगर बात करें तो इंटाइन में क्या क्या पाया जाता है, तो वही सेल्यूलोज तो होता ही है, सेल्यूलोज के साथ साथ पैक्टिन भी पाया जाता है। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ड्रॉ करेंगे तो एक जगह वेजिटेटिव सेल में आपको इंटाइन को एक्साइन को शो नहीं करना है। थोड़ा सा समझें इस बात को कि जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो आपको एक्साइन वेजिटेटिव सेल में एक जगह पर छोड़नी है। क्यों छोड़नी है? क्योंकि उस जगह से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और इस जगह को बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर से ही, मैं पूरी स्पेलिंग लिख देती हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जर्म पोर से ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो एक्साइन ये बाहर वाली लेयर है, इंटाइन अंदर वाली लेयर है। ठीक है, तो एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। अब स्पोरोपोलेनिन का काम क्या होता है? देखो, पॉलन ग्रेन्स गिर के पड़े हुए हैं लंबे समय तक, कहीं भी गिर रहे हैं, पानी में, रेत पर, तो बहुत ही हार्श कंडीशन में इनको सर्वाइव करना होता है। तो जब तक ये स्टिग्मा पे लैंड नहीं कर जाते तब तक बहुत हार्श कंडीशन है। उन हार्श कंडीशन से कैसे बचेंगे? तो उसी के लिए स्पोरोपोलेनिन होता है। स्पोरोपोलेनिन पर एसिड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंजाइम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और पॉलन ग्रेन ऐसे का तैसा ही रहता है, कोई दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात थी स्पोरोपोलेनिन की। अब जर्म पोर है, जर्म पोर से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरह से, धीरे धीरे आउटग्रोथ होने लग जाएगी, है ना। और वेजिटेटिव सेल जो है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस फ्लोट करते करते इस ट्यूब में ऐसे एंटर करने लग जाएगा इस तरह से। ठीक है, एक्साइन बिल्कुल वैसे ही है जैसे थी। ये देखिए, इस तरह से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने लग जाएगा और धीरे धीरे जो जनरेटिव सेल है उस जनरेटिव सेल का भी जो कंटेंट है वो फ्लो होके पॉलन ट्यूब की तरफ जाएगा और डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे डिवीजन होगा? यहाँ पर डिवीजन होते हुए भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये डिवीजन होता हुआ जा रहा है जनरेटिव सेल का, मतलब स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा इस तरह से, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे ऐसे। ठीक है, और ये ट्यूब न्यूक्लियस किसको बोला जा रहा है? जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस था उसी को ट्यूब न्यूक्लियस बोला जाता है। और ये जनरेटिव सेल है जो कि सेल डिवीजन करने के लिए तैयार है, माइटोसिस कर रहा है ये। ठीक है, फ्लो करते करते, और एक समय ऐसा आएगा कि माइटोसिस हो जाएगा कंप्लीट। जब माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको किस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, ये देखिए। एक मिनट, जब माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये ट्यूब न्यूक्लियस और जो जनरेटिव सेल था उससे 2 मेल गैमीट बन जाएंगे। सिंपल माइटोसिस होगा कोई, क्योंकि हमारे पास जनरेटिव सेल जो था उसकी प्लॉइडी एन है और वेजिटेटिव सेल की भी प्लॉइडी एन है। ठीक है, जब प्लॉइडी एन है, ये प्लॉइडी कॉन्सेप्ट, प्लॉइडी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो था वो 2n था, देन मियोसिस हुआ और मैं आपको एक मिनट वापस दिखाती हूँ किस तरह से स्ट्रक्चर था। ये देखिए, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल था, ये 2n था। ठीक है, मियोसिस यहाँ कंप्लीट हो गया तो हर एक माइक्रोस्पोर जो है वो n टाइप है। फिर माइटोसिस हुआ था और माइटोसिस होके ये 2 सेल बने, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ये भी n है, इनकी भी प्लॉइडी n है।
अब आप खुद सोचिए, जब जेनरेटिव सेल वापस से माइटोसिस करेगा तो जो 2 गैमीट्स बनेंगे वो भी एन टाइप बनेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये मैं एग्जाइन बना देती हूँ कुछ इस तरह से। तो ये है, ठीक है। तो ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो चुका है, बिल्कुल वेल डेवलप्ड पॉलन ट्यूब है। लेकिन ये काम जब ही होगा जब ये स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाएंगी। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज। 2 सेल्ड स्टेज किसको बोला जा रहा है? ये वाली स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म्स ऐसे हैं जिनमें जब पॉलन ग्रेन का मतलब जब डेहिसेंस होता है, एट द टाइम ऑफ द एंथर डेहिसेंस, तब पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में होते हैं। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म्स ऐसे भी हैं जो कि 3 सेल्ड स्टेज में होते हैं। जब एंथर का डेहिसेंस होता है, मतलब एंथर में से पॉलन ग्रेन्स झड़ते हैं, उस टाइम पर जेनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट बना चुका होता है, मतलब 3 सेल्ड स्टेज होती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो चुका है। अब क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन्स मान लेते हैं, पॉलिनेशन समझ लेते हैं कि ये पॉलन ग्रेन्स उड़ते उड़ते, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन आप समझें, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन जब होता है जब ये स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं तब। मैंने आपको शुरुआत में ही स्टेजेस बता दिए कि किस तरह से पॉलन ट्यूब में गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब चलिए पॉलिनेशन समझते हैं। तो पॉलिनेशन देखिए 2 टाइप के हैं, एक तो है सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में 2 हैं, एक तो है ऑटोगैमी और एक है जिटोनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन को ही जीनोगैमी और एलोगैमी दोनों बोलते हैं। ऑटोगैमी में क्या होता है कि जो फ्लावर है उसी फ्लावर के एंथर में से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके हो जाएंगे लैंड। तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगा, सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स। पौधा भी वही है, उसी पौधे में किसी एक फूल में हम देखेंगे उसी फूल के अंदर पॉलिनेशन चल रहा है। लेकिन जिटोनोगैमी में क्या होता है कि पौधा तो अलग होता है, पौधा तो सेम होता है, सेम प्लांट होता है, लेकिन फ्लावर्स कैसे होते हैं? डिफरेंट। जैसे ये पौधा है, ये फ्लावर नंबर 1 है और ये फ्लावर नंबर 2 है। इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स उड़ते हुए आते हैं और इस फ्लावर पे आके लैंड कर जाते हैं, मतलब इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आके लैंड कर जाते हैं। तो ये पॉलिनेशन जिटोनोगैमी होता है, जिसके लिए हमें कुछ पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हवा, इंसेक्ट, कुछ भी हो सकता है, स्नेल हो सकता है, बैट हो सकता है, कुछ भी। तो क्योंकि हमें पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ध्यान रखें ये फंक्शनली जिस तरीके से ये काम कर रहा है उस तरीके से हमें दिख रहा है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन अगर हम जेनेटिकली बात करें, कैसे बात करें? जेनेटिकली, तो हमें क्या दिख रहा है कि जेनेटिकली तो सेम प्लांट के ही फ्लावर्स के बीच में हुआ है, तो जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर है टू ऑटोगैमी। ठीक है, तो ध्यान रखें जिटोनोगैमी थोड़ा डिफरेंट है और इसको आप लोग याद रखेंगे कि जिटोनोगैमी में क्या होता है कि जो पॉलिनेशन होता है उसमें पॉलिनेटर की ज़रूरत पड़ती है, हवा वगैरह कुछ भी हो सकता है, इसीलिए फंक्शनली हमें ये क्रॉस पॉलिनेशन जैसा दिखता है, लेकिन ये है एक्चुअल में ऑटोगैमी ही जैसा, मतलब सिमिलरली, लेकिन जेनेटिकली। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप है। क्रॉस पॉलिनेशन का तो सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है जिटोनोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन का तो सिंपल ही है, क्या कि पौधे भी डिफरेंट होंगे, डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, मतलब 2 अलग अलग प्लांट्स हैं, उनके फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन चल रहा है। प्लांट नंबर 1 का फ्लावर, प्लांट नंबर 2 का फ्लावर, इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन चल रहा है, तो पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो पॉलिनेटर्स के अगर टाइप की बात करें तो पॉलिनेटर्स 2 तरह के हो सकते हैं। बिल्कुल नीट पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल सबके पॉइंट ऑफ व्यू से चला, बिल्कुल डिटेल में करा रही हूँ मैं। ठीक है, तो पॉलिनेटर्स की अगर बात करें तो पॉलिनेटर्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, एक होते हैं बायोटिक मतलब लिविंग। ठीक है, एबायोटिक में आपका विंड आ जाता है और आपका वाटर आ जाता है।
विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनिमोफिली। और वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली। क्या बोला जाता है? हाइड्रोफिली। ठीक है। वहीं पे अगर बायोटिक फैक्टर्स की हम बात करें तो बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं आपके इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है तो वो एंटोमोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटोमोफिली। अगर बर्ड से पॉलिनेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? बर्ड से पॉलिनेशन होगा तो ऑर्निथोफिली। अगर बैट से पॉलिनेशन हो रहा है तो वो कहलाएगा कायरोटेरोफिली। और अगर स्नेल से पॉलिनेशन हो रहा है तो वो कहलाएगा मेलेकोफिली। ठीक है, क्या कहलाएगा? मेलेकोफिली। ओके, तो ये आपके पॉलिनेशन तक हो चुका है। पॉलिनेशन होने के बाद जब पॉलिनेशन हो जाएगा, अगर आपको एडेप्टेशंस पढ़नी है तो भी मेरे को आप कमेंट कर दीजिए। हालांकि मैं सारे टॉपिक्स जो बीच बीच में मतलब हैं, जो मेरे को लगता है कि जिनको डिटेल में होना चाहिए वो मैं कराऊंगी। अभी आपका काम ये है कि आप मेरे को ये बताइए कि इंसेक्ट में भी सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस इंसेक्ट कौन सा है फॉर पॉलिनेशन। ओके, चलिए, तो पॉलिनेशन हो गया, स्टिग्मा पे लैंड कर गया पॉलन ग्रेन। अब क्या करना है? ये स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा पे लैंड कर गया पॉलन ग्रेन। ये अंदर ओव्यूल है। ओके, चलिए, तो वेट अ मिनट, ये पॉलन ग्रेन कर गया लैंड। जब पॉलन ग्रेन लैंड कर जाता है तो स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में रिसेप्टिविटी टेस्ट होता है, जिसमें जेनेटिकली चेक किया जाता है स्टिग्मा के द्वारा कि ये सेम टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन है या नहीं। अगर ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम्पैटिबल होता है या डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन होता है तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये सेम टाइप होता है, मतलब कंपैटिबल होता है, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और जब इसको एक्सेप्ट किया जाता है तो ओवरी के द्वारा एक केमिकल का सिक्रीशन किया जाता है। उस सिक्रीशन से पॉलन ग्रेन को मिलती है डायरेक्शन, और वो ऐसे चलता फिरता माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल में एंटर कर जाता है, मतलब एम्ब्रियोसाइट में एंटर कर जाता है। ओके, अभी अगर हम डायग्राम की बात करें, ओव्यूल के डायग्राम की बात करें, तो कुछ इस तरह का डायग्राम होता है ओव्यूल का। ये है एम्ब्रियोसाइट। ओके, इसके बाद हम पहले पढ़ेंगे ओव्यूल का थोड़ा सा डिटेल्ड स्ट्रक्चर, जिससे कि हमें पता चले कि भाई कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से न्यूट्रिटिव टिश्यू हैं, कौन प्रोटेक्टिव हैं, वो सारी चीज़ जैसे हमने बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम लोगों ने माइक्रोस्पोरेंजियम का पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे भी पढ़ेंगे हम लोग। और ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोला जाता है। तो जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम का पढ़ा वैसे ही हम मेगास्पोरेंजियम का पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यहीं से कंटिन्यू मिलेगा। लेकिन आप मेरे को ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है ना, डेफिनेटली हेल्पफुल है, ध्यान से देखिए। स्पीड अगर आपको कम ज़्यादा लगती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और हालांकि जो भी कुछ है ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, पॉइंट कोई नहीं छोड़ा जा रहा है, और जो भी पॉइंट्स छोड़े जा रहे हैं वो मेरे को पता है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से, क्योंकि उनके लिए मैं वीडियोस अलग बनाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि 1-2 वीडियोस के अंदर ही पूरा चैप्टर कवर हो जाए। दैट्स वाई मैं आपको इस तरह से शॉर्ट पढ़ा रही हूँ। आप पूरा फुल फॉर्म लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए, और जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि यहाँ पे बेटर हो सकता है आप मेरे को बताइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।